हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 दोस्तों हमने लेकर आए तो काफ़ी दिन के बाद आज पार्ट 2 वीडियो आ रहा है, लेकिन इधर दोस्तों आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाली है इस चैप्टर की, यानी इस चैप्टर का आपको लगातार वीडियो मिलेगा और पूरा फुल वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 ये पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा हुआ है एक बार दोस्तों मैं आपको मुश्किल से बहुत हल्का टाइम लूँगा, यानी 5 से 6 मिनट के अंदर एक बार मैं रिकैप करा दूँ मैंने आपको पार्ट 1 में क्या क्या बता दिया हुआ है। तो पार्ट 1 में दोस्तों हमने सबसे पहले सीखा हुआ था डीफॉर्मिंग फोर्स। सबसे पहले हमने क्या सीखा? डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स में हमने क्या बताया कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी बॉडी पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने से बॉडी के शेप या साइज या दोनों में चेंज आ जाए, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स, ठीक ना। डीफॉर्मिंग फोर्स के बाद हमने दोस्तों आपको बताया हुआ था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में हमने बताया कि इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है। इलास्टिसिटी क्या होता है? किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है। जब हम लोग किसी बॉडी पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने से उस बॉडी के शेप या साइज या दोनों में चेंजिंग आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लेते हैं, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। ये ओरिजिनल शेप में बॉडी क्यों आई? क्योंकि बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी अपने ओरिजिनल शेप या साइज में वापस आ जाती है डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया टाइप ऑफ बॉडीज़ मैंने 3 टाइप्स ऑफ बॉडी बताया। एक मैंने आपको बताया इलास्टिक बॉडी के बाद मैंने आपको बताया प्लास्टिक बॉडी और तीसरा हमने बताया होगा आपको रिजिड बॉडी। ये दोस्तों अगर आप वीडियो देखे हो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, नहीं वीडियो देखे हो तो कई दिन के बाद ये वीडियो आ रही है, तभी मैं सोचा कि एक बार हल्का सा इसको रिकैप करके तब इस पर आएंगे ना, तब मज़ा आएगा। अदरवाइज ऐसा लगेगा ना पता नहीं क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज़ ना होए इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। इलास्टिक बॉडी में मैंने ये बताया कि जो ऐसी बॉडी जिस पर हमने डीफॉर्मिंग फोर्स तो लगाया, लेकिन डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के हटा लेते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के रिमूव कर लेते हैं, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप या साइज में वापस आ जाती है। डीफॉर्मिंग फोर्स हमने अप्लाई किया, लेकिन अप्लाई करने के बाद जैसे हम लोग डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप या साइज में वापस आ जाती है। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी। और प्लास्टिक बॉडी में दोस्तों मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया था, एक दिया था क्वार्ट्ज और एक मैंने दिया था आपको फास्फर ब्रांच। ये 2 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, किसके लिए? इलास्टिक बॉडी के लिए। जबकि प्लास्टिक बॉडी वे बॉडी होती है जिन पे अगर हम लोग डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और डीफॉर्मिंग फोर्स लगा करके रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आती, मतलब उसके अंदर परमानेंट चेंज हो जाता है हमेशा के लिए। मतलब जो चेंज होता है वह हमेशा के लिए हो जाए, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। जबकि रिजिड बॉडी वे बॉडी होती हैं जिन पर हम लोग डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से बॉडी के शेप या साइज में कोई चेंजिंग ही नहीं होता। तो इसमें चेंज होता है लेकिन रिमूव करने के बाद वापस आ जाता है। इसमें चेंज होता है, परमानेंटली चेंज हो जाता है। इसमें अप्लाइड फोर्स यानी डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर बॉडी के शेप एंड साइज में कोई चेंजिंग ही नहीं होता। ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में हमने आपको ये बताया था कि कोई भी बॉडी है, उस बॉडी पर अगर आप डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, तो डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के हटा रहे हो, तो उसका एक कोई लिमिट होता है कि हमने फोर्स को बढ़ाया फिर छोड़ दिया वापस आ गया, फिर फोर्स को बढ़ाया फिर फोर्स को रिमूव कर दिया, फिर बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ गई। लेकिन दोस्तों इसकी एक बाउंड्री होती है, इसकी एक सीमा होती है कि उस मतलब सीमा तक अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो फिर छोड़ दे रहे हो, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आई, लेकिन
एक सीमा के बाद आप फोर्स बढ़ा दोगे तब बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आती। मतलब उसके अंदर ये प्लास्टिक वाला बिहेवियर आ जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पे वो चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको कि मैंने क्या बताया लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में कि बॉडी पर आप फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, एक ऐसा समय आता है कि आप एक्सटर्नल फोर्स को ज़्यादा करोगे तो बॉडी के अंदर जो चेंज होता है वह परमानेंट चेंज हो जाता है। उसके बाद बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आती। तब उस समय जो बॉडी का बिहेवियर होता है, ऐसे बिहेवियर को हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक बिहेवियर। और जब तक ये वाला बिहेवियर चलता रहेगा उसको बोलेंगे इलास्टिक बिहेवियर। ये सब दोस्तों अभी आपको इसमें ग्राफ में मिलने वाला है बढ़िया तरीके से। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बता दिया हुआ था स्ट्रेस और स्ट्रेन। इसके बाद मैंने आपको बताया था स्ट्रेस क्या होता है, और उसके बाद साथ साथ दोस्तों मैंने आपको स्ट्रेन बता दिया हुआ था। स्ट्रेस में मैंने बताया था कि जो हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितना डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया है उसको बोलते हैं स्ट्रेन। और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। फिर यहाँ पे हम लोग एक लॉ बताया हुआ था और उस लॉ को हम लोग बोलते थे हुक्स लॉ। अभी यहाँ पे हुक्स लॉ काम आने वाला है। हुक्स लॉ में मैंने बताया था कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और प्रोपोर्शनल साइन को जब भी रिमूव करते हैं हम लोग कांस्टेंट लेकर आते हैं और कांस्टेंट यहाँ पे आता है स्ट्रेन। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और इस E को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये दोस्तों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप्स का होता है। एक होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एक होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसको बोलते हैं हम लोग ईटा से। ये 3 टाइप का अपने को पढ़ना है, जो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तो ये पूरा मैंने रिकैप कराया कि ये सब चीज़ आपको 1 घंटे की वीडियो बनी हुई है। अब उसका मैं अलग से आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें आपको सब वीडियो एक साइड से मिल जाएंगी। ये पार्ट 1 की वीडियो की मैंने कहानी आपको सुनाया कि मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ था। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस मैंने बताया, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन 3 टाइप्स का होता है, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। ये सब आपको जब इस वाले वीडियो में बताएंगे तब आपको सिखाएंगे कि टाइप ऑफ स्ट्रेस में कौन कौन से, केवल नाम सबका लिखा हुआ था टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में। तो ये सब चीज़ दोस्तों अगर आप बढ़िया तरीके से जान पा रहे हो, अगर नहीं भी वीडियो देखे हो, ये चीज़ सुन लिए हो, तब आपको ये ग्राफ थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो देखे हो तो आपको ग्राफ तो एकदम बढ़िया समझ में आने वाला है, ठीक ना। अब शुरू करते हैं ग्राफ। और ग्राफ क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए मेटेलिक वायर। कोई भी मेटेलिक वायर है उस पर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो स्ट्रेन कैसे हो रहा है, उसका क्या बिहेवियर है, उसके बारे में अपने को ये ग्राफ सीखना है, ठीक ना। चलिए भाई, तो ये सब चीज़ें मैं इसको इरेज करता हूँ। ये सब चीज़ें मैंने जान से बताया, अभी इससे कोई ज़्यादा मतलब तो है, लेकिन इस वीडियो में ये जो मेरा मकसद ये बताने का था, अभी ये नहीं शुरू कर पाया हूँ, पहले इसको मैंने बता दिया। तो इरेज करते दोस्तों, अब पहले मैं इस ग्राफ पे आता हूँ, ठीक ना। चलो भाई, इसको इरेज करता हूँ। अब दोस्तों ग्राफ को बढ़िया तरीके से अब आप देख पा रहे हो, मैंने ग्राफ को पहले से बना के रखा हुआ है। अब इस ग्राफ में आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ मैं जो लाइन कर रहा हूँ ऐसे थोड़ा पता चले, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये क्या एकदम स्ट्रेट लाइन है। ये क्या एकदम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन जो होने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रेस को बढ़ाया जा रहा है, जितना स्ट्रेस बढ़ाया गया उतना स्ट्रेन बढ़ा। मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ ना कि जितना हमने स्ट्रेस को बढ़ाया, जितना हमने स्ट्रेस को इंक्रीज किया, उसके रिस्पेक्ट में उतना स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है। जितना स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, जितना अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस दोस्तों एकदम बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ना लिख करके डायरेक्ट एरिया लिख देता हूँ।
रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के, किसी भी वायर के, तो यहाँ पे वायर की बात हो रही तो हम लोग बार बार वायर बोलेंगे। कोई भी दोस्तों वायर है, उस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितना, किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितना फोर्स लगाया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो अगर दोस्तों इक्विलिब्रियम की बात रहेगी, इसकी बात रहेगी, इक्विलिब्रियम की बात रहेगी, ये सब भी मैंने उस पहले वाले पार्ट 1 में करवा दिया है। इक्विलिब्रियम की बात रहेगी, इक्विलिब्रियम में जो अप्लाइड फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स जो होता है, अप्लाइड फोर्स इक्वल होता है किसके, रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होता है। रीस्टोरिंग, STORES, रीस्टोरिंग, RESTORING, रीस्टोरिंग स्पेलिंग बताओ भाई, रीस्टोरिंग फोर्स। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में अप्लाइड फोर्स इक्वल होता है रीस्टोरिंग फोर्स के। और अगर वह पर यूनिट एरिया मतलब वन एरिया पर, तो मिला जुला के मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली फोर्स बोल सकता हूँ कि हमने कितना फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा। क्यों? क्योंकि वही रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, अप्लाइड फोर्स होता है, और उसी अप्लाइड फोर्स को हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। यानी किसी बॉडी पर जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसके अंदर उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, और ये होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट के अंदर तक। और ये जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ बोलते हैं, हुक्स लॉ बोलते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो स्ट्रेस है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेस के। स्ट्रेस जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और ये कहाँ तक, विद इन इलास्टिक लिमिट तक। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि हम लोग स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ रहा है। अगर स्ट्रेन को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस को कम करेंगे स्ट्रेन कम होगा। तो ये जो चीज़ हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ बोलते हैं। यानी कोई वायर है, ये मान लो वायर है, इस वायर के एक एंड को यहाँ पे फिक्स कर लिया गया है, और इसके निचले वाले एंड पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट को बढ़ा रहे हैं। जितना ज़्यादा वेट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, और जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, वो भी एक लिमिट के अंदर। और ये सब बातें किसके रूल में आती हैं? हुक्स लॉ के अंतर्गत आती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये हुक्स लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। तो ये दोस्तों जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट ए को, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी। ए को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी पॉइंट ए को इलास्टिसिटी पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पॉइंट ए तक स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो स्ट्रेन ज़्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना, कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर रहा है कि हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक? ओ ए तक। तो ओ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बारे में लिख दूँ आपको। ओ ए जो है, रीजन ओ ए, रीजन जो ओ ए है, वह रीजन ओ ए जो है वह क्या कर रहा है, हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक ना? जो रीजन आपका ओ ए है, जो रीजन ओ ए है, ओ ए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ओ यहाँ बना दे रहा हूँ कि जो ओ ए ग्राफ में जो ओ ए है, ओ ए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ओ ए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन ओबे कर रहा है, किसको ओबे कर रहा है? हुक्स लॉ को। ओबेस हुक्स लॉ, ओबेस हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। और ये जो पॉइंट ए है, उस पॉइंट ओ को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब दोस्तों क्या किया गया, जो ये वायर था, उस वायर के जो सेकंड वाले एंड पर, यानी इस वाले एंड पर जो वेट हैंग किया गया है, जो वेट लटकाया गया है, उस वेट को और इंक्रीज किया जा रहा है। वेट को दोस्तों इंक्रीज किया जा रहा है। तो यहाँ पे कमाल है, कमाल देखा गया। क्या देखा गया कि कमाल ये देखा गया कि वेट को तो इंक्रीज किया गया, लेकिन जैसे अभी तक कि इस वेट को इंक्रीज करने से स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा था, उस तरीके से यहाँ पे नहीं हुआ, उस तरीके से यहाँ पे नहीं हुआ। मतलब जितना स्ट्रेस
जितना स्ट्रेस बोले या तो वेट बोले, जितना वेट इंक्रीज किया गया उसके रिस्पेक्ट में उतना स्ट्रेन इंक्रीज नहीं हुआ। बट लेकिन हुआ क्या कि यहाँ तक अगर हमने यहाँ तक फोर्स अप्लाई कर दिया है, वेट बढ़ा दिया है, फिर भी अगर हम वेट को रिमूव करते हैं, वेट को रिमूव करते हैं, फिर भी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप या साइज में वापस आ जा रही है। मतलब हुक्स लॉ के आगे, हुक्स लॉ तो यहाँ तक फॉलो कर रहा है। अब हमने क्या किया, वेट को और इंक्रीज किया। वेट को इंक्रीज करने से स्ट्रेन उतना इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब वहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर देने पर, अप्लाइड फोर्स को हटा लेने पर बॉडी फिर भी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को वापस प्राप्त कर ले रही है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, जो पॉइंट बी है उस पॉइंट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक पॉइंट या यील्ड पॉइंट। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट और यील्ड पॉइंट, YEILD, यील्ड पॉइंट बोलते हैं। कि मतलब यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक का पॉइंट है, इलास्टिसिटी यहाँ तक है, यहाँ के बाद इलास्टिसिटी इस वायर के अंदर नहीं होगा, यहाँ तक इसका अंदर है। और जो OB ग्राफ है, वो एक हुक्स लॉ, जो OB है वहाँ OB को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं, इलास्टिक रीजन बोलते हैं। OB को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक रीजन बोलते हैं। कि मतलब यहाँ तक बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर अगर अप्लाइड फोर्स ला देने, अप्लाइड फोर्स जो भी किए हो, अगर अप्लाइड फोर्स को हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, अप्लाइड फोर्स को हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, फिर भी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब अगर दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अगर पॉइंट बी के आगे, यहाँ तक बी है, अब बी के आगे अगर हम लोग जो वेट है, जो इसके नीचे जो वेट लगा हुआ था, उस वेट को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, वेट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वेट को इंक्रीज करने से अब इसके अंदर स्ट्रेन तो बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेन तो यहाँ तक बढ़ा, स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन क्या, लेकिन दोस्तों ये है यहाँ पे कि अब अगर आप यहाँ पे उस डिफॉर्मिंग फोर्स को या वेट को हटा लेते हो, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप या साइज में वापस नहीं आती। जैसे यहाँ से बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जा रही थी, पॉइंट सी से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आ रही है। ठीक ना, तो वापस नहीं आ रही है। लेकिन अब यहाँ से क्या किया गया, सी पॉइंट से आगे अगर हम लोग वेट को बढ़ाते गए तो एक मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे आएगा कि इसके आगे अगर जैसे भी आप वेट को बढ़ाते हो डी के आगे अगर जैसे भी आप वेट को बढ़ाते हो, तो वेट को बढ़ाने से वहाँ पे उस समय जो स्ट्रेस होगा, उस स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम स्ट्रेस। यहाँ पे जो स्ट्रेस है वह क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस है। इसके आगे अगर आप स्ट्रेस जरा सा भी करते हो तो बॉडी क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक ना। अब इससे ज़्यादा आपको ये यहाँ पे आप स्ट्रेस नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे ये क्या स्ट्रेस जो होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे आकर के ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर्ड हो जाएगा, फ्रैक्चर्ड पॉइंट। तो डी क्या है आपका, मैक्सिमम स्ट्रेस है। मैक्सिमम स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है कि जो कोई भी बॉडी है वो टूटने से पहले तक वहाँ तक, यानी यहाँ से अगर आप जैसा भी थोड़ा सा भी स्ट्रेस अगर आपने इंक्रीज किया है तो बॉडी क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। डी से पहले तक आप स्ट्रेस कितना भी बढ़ाते जाओगे वो बॉडी टूटेगी नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगी। तो दोस्तों ये पूरा ग्राफ था, और इस ग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपका ये स्ट्रेस है, और ये आपका स्ट्रेन है, तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, तो ग्राफ आपको बता रहा है इलास्टिसिटी। क्यों, क्योंकि आप लोग दोस्तों जानते हैं हम लोग कि स्ट्रेस अपॉन
स्ट्रेस अपान स्ट्रेन क्या होता है, इलास्टिसिटी। और यंग ये कौन सा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी ये इलास्टिसिटी ग्राफ का बता रहा है, मतलब जो ग्राफ है वह ग्राफ उस वायर की इलास्टिसिटी के बारे में बता रहा है, उसके बिहेवियर के बारे में बता रहा है, ठीक ना। वायर का बिहेवियर मैंने बोले तो प्रॉपर्टी, और वही प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी है, ठीक ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है, प्रोपोर्शनल पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्रोपोर्शनल बोले तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है कि ये इलास्टिक, मतलब इलास्टिक रीजन तो पूरा ओ से बी तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाते हो तो उसके रिस्पेक्ट में उतना स्ट्रेन इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक केवल आपका हुक्स लॉ है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, इलास्टिक बिहेवियर है, और ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है, इलास्टिक पॉइंट और यील्ड पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ से दोस्तों शुरू हो जाता है पूरा, ये सी से लेकर के ई तक आपका शुरू हो जाता है प्लास्टिक रीजन, ठीक ना। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये सब क्या है आपका प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक रीजन, ठीक ना। जिस तरीके से ये अपना ओ से बी तक ये क्या है, इलास्टिक रीजन है, वैसे सी से ई तक पूरा क्या है, सी से लेकर के पूरा ई तक, सी से आगे जितना चला जाएगा वो सब किस में आ जाएगा, प्लास्टिक रीजन में आ जाएगा, प्लास्टिक रीजन में आ जाएगा, ठीक ना, प्लास्टिक रीजन में आ जाएगा। जब इसके क्वेश्चंस कराएंगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे ना जो केवल ग्राफ देकर के आंसर बताने रहेंगे, केवल ग्राफ देकर के आंसर बताने रहेंगे, ठीक ना। इतनी बात तो ग्राफ वाली क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे दो मटेरियल हैं, एक मटेरियल को बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल और एक मटेरियल को बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। उस मटेरियल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये डक्टाइल और ये ब्रिटल मटेरियल क्या क्या होता है, ठीक ना। एक होता है ब्रिटल और एक होता है डक्टाइल, ठीक ना। तो पहले मैं आपको बताता हूँ डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल DUCTILE, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल को दोस्तों हम लोग बोलते हैं तन्य पदार्थ, ठीक ना, तन्य पदार्थ। अब तन्य पदार्थ क्या होता है दोस्तों, डक्टाइल मटेरियल तन्य, जिससे ज़्यादा तन जाए, जो ज़्यादा तन जाए तन्य, और बस नाम आपको पता होना चाहिए डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिनका प्लास्टिक रीजन देखो क्या है, प्लास्टिक रीजन जो सी से लेकर के ये पूरा आगे ये वाला प्लास्टिक रीजन, सी से लेकर के ई तक ये पूरा क्या है, प्लास्टिक रीजन है। तो डक्टाइल मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिनका प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा होता है। डक्टाइल मटेरियल आर दोज मटेरियल विच प्लास्टिक रीजन आर वेरी लार्ज, जिनका प्लास्टिक रीजन क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों इसके आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से, एल्यूमिनियम और बोल सकते हो, एल्यूमिनियम के बाद आप कॉपर कह सकते हो, कॉपर सिल्वर, एल्यूमिनियम कॉपर, ठीक ना, सिल्वर ETC एटसेट्रा। ये जो एग्जाम्पल हैं, एल्यूमिनियम हो गए, कॉपर हो गए, सिल्वर हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, डक्टाइल मटेरियल के हैं। क्योंकि इनके अंदर जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जो तो रहेगी, बाकी इलास्टिसिटी के बाद अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाते हो, अगर आप स्ट्रेस को इंक्रीज करते हो, तो स्ट्रेस के इंक्रीज करने पर तो ये क्या होता है कि इनके अंदर जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वह तुरंत नहीं आता है, तुरंत ये टूटते नहीं है, ठीक ना। जो तुरंत टूट जाए उसके अंदर प्लास्टिक रीजन बहुत कम है, जो तुरंत ना टूटे आप स्ट्रेस को बढ़ाते जाओ, वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस काफ़ी देर के बाद आए उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। इसका मतलब है कि उसके अंदर प्लास्टिक रीजन थोड़ा ज़्यादा है और जो तुरंत टूट जाए प्लास्टिक रीजन बहुत कम है। इसी के दोस्तों जैसा एकदम उल्टा आपका हो जाएगा ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल दोज मटेरियल विच प्लास्टिक रीजन आर वेरी स्मॉल। तो उसके अंदर जो प्लास्टिक रीजन होता है, उसके अंदर जो दोस्तों प्लास्टिक रीजन होता है, इसके अंदर जो प्लास्टिक रीजन होता है, प्लास्टिक रीजन जो होता है वह क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। जिसके अंदर प्लास्टिक रीजन वेरी स्मॉल ब्रिटल मटेरियल, जिसके अंदर प्लास्टिक रीजन वेरी लार्ज उसको डक्टाइल मटेरियल। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं हिंदी में भंगुर पदार्थ। जैसे आपका ग्लास हो गया, ग्लास इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्लास कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है, ठीक ना।
तो ये सब चीज़ें रहा ग्राफ के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं ग्राफ से रिलेटेड और पार्ट 1 में जितनी भी चीज़ें हुई हैं सब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। तो ये ग्राफ को बढ़िया तरीके से बना लेना। बाकी जो भी चीज़ें मैंने थोड़ा सा मुँह से बोला हुआ है, लिखवाया नहीं है आपको, अगर क्या लिखने की क्या जरूरत है यार, बस आप यहाँ पे दिखाओ कि ओ ए तक आपको हुक्स लॉ ओबे कर रहा है, मैंने ओ लिखा भी हुआ है। फिर ओ से बी तक क्या है आपका इलास्टिक रीजन है। फिर बाकी बी के आगे से मतलब यहाँ से मैंने सी से ले लिया हुआ है, बाकी बी के आगे से ही आपका क्या शुरू हो जाता है, प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है। प्लास्टिक रीजन मैंने सिखा दिया है। बाकी डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, इसका प्लास्टिक रीजन वेरी स्मॉल, इसका प्लास्टिक रीजन वेरी लार्ज। बस बाकी एग्जाम्पल भी हो गया। ग्राफ बना लो बस, और क्या करना है, कुछ नहीं लिखना है, कुछ मत लिखो, बस केवल ग्राफ बढ़िया से बना लो, ग्राफ के बारे में बढ़िया समझ लो, बस यही है, ठीक ना। अब दोस्तों अगले वाले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जो हमने ई बताया था ना, ये कहाँ गया ई। अब ई के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है यंग मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा। इन तीनों के बारे में साथ ही साथ पॉइजन रेशियो, ये सबको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। वो वीडियो थोड़ा सा लंबी मिलने वाली है लेकिन बड़ी आनंद वाली रहेगी, बड़ा मज़ा आ जाएगा। उस चीज़ को सीखेंगे तो आपका लगेगा कि चैप्टर काफ़ी हद तक हो जाएगा, ठीक ना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई सबको बाय बाय।